ऑलराइट, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रुद्रा ऑनलाइन क्लास में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार और आभार हमसे जुड़ने के लिए। हमने बायोलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट थी जनन वो कंप्लीट कर ली थी। उसमें 4 लेसन थे। हालांकि जब 70% सिलेबस आया तो उसमें पहला जो चैप्टर था वो डिलीट कर दिया गया है। लेकिन अगर आपको बायोलॉजी में अच्छी पकड़ चाहिए तो पहला लेसन आपको जरूर पढ़ना होता है, क्योंकि जनन के बारे में जो उसका इंट्रोडक्शन है जनन का वो कंप्लीट रूप से पहले चैप्टर में ही है। तो जो पहली यूनिट थी उसमें कितने चैप्टर्स थे? 4 चैप्टर थे। जीवों में जनन, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, मानव में जनन और जनन स्वास्थ्य, जिसमें से एक चैप्टर डिलीट कर दिया गया। तो 3 चैप्टर बचे आपके, पुष्पी पौधों में जनन, मानव में जनन और जनन स्वास्थ्य। तो इन्हीं सब चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपने उस चैप्टर को क्लियर नहीं किया है तो प्लीज जा करके उनको पहले चेकआउट आप जरूर कर लेंगे। अब बात करते हैं कि यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 2 काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहली यूनिट जो थी वो 14 नंबर की थी, और जो हम सेकेंड यूनिट की बात करते हैं वो है 18 नंबर की। जो सेकेंड यूनिट है वो 18 नंबर की है, और इसका जो चैप्टर्स है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये यूनिट आप मतलब बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस यूनिट में काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट का पहला चैप्टर, अर्थात हमारा बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर? 5वां चैप्टर, क्योंकि 4 चैप्टर आप पढ़ चुके हैं और अब ये होगा 5वां चैप्टर। तो बात करते हैं, सेकेंड यूनिट हमारी है आनुवांशिकी। पहले इसका नाम था आनुवांशिकी और जैव विकास, जिसमें विकास जो पोर्शन था वो क्या कर दिया गया है? रिमूव कर दिया गया है। तो विकास पोर्शन हम नहीं पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ आनुवांशिकी पढ़ेंगे, क्योंकि जो 70% आपके लिए बहुत ज़्यादा मेन है उसको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। विकास कभी और पढ़ लेंगे। तो हम बात करेंगे सिर्फ आनुवांशिकी के बारे में, और ये है यूनिट सेकेंड। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने हैं। इस यूनिट में कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 2 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है वंशागति और विविधता। वंशागति और विविधता, मेंडलीय वंशागति, मेंडलीय अनुपात से विचलन, मेंडलीय अनुपात से विचलन, ये पहले चैप्टर का नाम है। काफी लंबा नेम है, लेकिन इसमें मतलब काफी चीजें आप पढ़ने को पाएंगे। और ये कितने नंबर का होगा? ये समहाउ कितने नंबर का होगा? 10 मार्क का होगा। अर्थात 10 नंबर का जो क्वेश्चंस होंगे वो कहाँ से दिए जाएंगे? चैप्टर नंबर 5 से। तो आप सोच के देखिए, 10 नंबर बायोलॉजी के 70 में से 10 नंबर किससे आ रहे हैं? चैप्टर नंबर 5वें से। तो मतलब बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो टारगेट है बायोलॉजी में वो 95% से एबव का है, क्योंकि बायोलॉजी जो होती है वो आपके स्कोर को बहुत इम्प्रूव कर देती है। फिजिक्स केमिस्ट्री की अपेक्षा अगर बायोलॉजी का देखें तो जो बायोलॉजी का स्कोर होता है वही आपके रिजल्ट को बहुत हाई लेवल पे ले जाता है। तो उस लेवल को आप ज़रूर मेंटेन रखिए, क्योंकि अगर बायोलॉजी में ज़रा सा भी लूज हुआ तो समस्याएं आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये पहला चैप्टर है वो कितने नंबर का है? 10 नंबर का। और वहीं दूसरा चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 6, अगर वैसे सीक्वेंस देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर 6 यूनिट के हिसाब से चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 6 ये होगी वंशागति का आणविक आधार, जिसमें हम लोग डीएनए के बारे में सीखेंगे। और इसमें हम लोग जानेंगे आनुवांशिकता, आनुवांशिक लक्षण, वंशागति, मेंडल के नियम और इनसे आधारित जितने भी संस्करण हैं उन सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना 5वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और चैप्टर का नाम है वंशागति और विविधता, मेंडलीय वंशागति, मेंडलीय अनुपात से विचलन। तो ये चैप्टर आप नोट्स में हेडिंग डाल लेंगे ये चैप्टर, और इसके बाद अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आनुवांशिकता समझने से पहले आप कुछ बातें ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप अपने पापा मम्मी को देखते होंगे और साथ साथ में खुद को देखते होंगे। तो बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो लक्षण होते हैं वो किसके होते हैं? मम्मी पापा के होते हैं। और आपके जो भाई बहन हैं उनका चेहरा भी आपसे कुछ ना कुछ मिलता होता है। कुछ ना कुछ आप लोग किससे मिलते हैं? अपने मम्मी पापा से, और कुछ ना कुछ आप एक दूसरे से मिलते हैं। साथ साथ में भिन्नताएं भी पाई जाती हैं, अर्थात आप हूबहू अपने पिताजी के जैसे नहीं हैं और आपका भाई भी हूबहू आपके जैसा नहीं है। तो कहने का मतलब समानताएं भी पाई जा रही हैं और विभिन्नताएं भी पाई जा रही हैं। तो कोई ना कोई कारक इसके पीछे जरूर होगा। उन्हीं सभी बातों को हम लोग
जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं उसका जो कारक है या लक्षण है वो है आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण ऐसे ही आप नाम से ही पता कर सकते हैं कि किसी जीव के, क्योंकि जब जनन हम लोग पढ़ रहे थे, ध्यान से समझिएगा, जब जनन हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या जाना था, किसी जीव की वह क्षमता जिससे क्या करता है, वो अपने समान जीव उत्पन्न करता है। तो अपने समान जीव उत्पन्न क्यों कर पाएगा, क्योंकि उसके जो लक्षण है उसमें जा रहे हैं, तभी तो उसी के समान होगा। जैसे कुत्ते का जो बच्चा होगा वो पिल्ला ही होगा, ऐसे गाय का बच्चा बछड़ा होगा, है ना, शेर का बच्चा शावक होगा। कहने का मतलब मानव का बच्चा जैसा दिखेगा, गाय का बच्चा गाय के बच्चे जैसा लगेगा, बकरी के बच्चे जैसा नहीं लगेगा, और जो बकरी का बच्चा है वो बकरी के बच्चे जैसा दिखेगा। लेकिन आपने देखा होगा, अब हमने बात की ना, एक तरफ गाय का बच्चा लेते हैं, एक तरफ बकरी का बच्चा, दोनों अपने मम्मी पापा जैसे हैं, अर्थात वो बकरी है और वो गाय है, लेकिन हूबहू अपने जनक जैसे नहीं है। तो इससे हमें एक आइडिया ये जरूर मिल जाती है कि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो संतानों में ट्रांसफर होते हैं, कुछ लक्षण संतानों में ट्रांसफर होते हैं, जबकि कुछ लक्षण जो होते हैं वो संतानों में ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो उन्हें को हम डिटेल में अब पढ़ेंगे, और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आनुवांशिक लक्षण। जीवों के वह सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। बात यहाँ जीवों की गई है, सिर्फ मानव की बात नहीं किया गया है। अर्थात सभी जीवों में जो आनुवांशिक लक्षण होंगे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होंगे, तभी उनकी जो संतानें होती हैं तो वो उनके जैसी होती हैं। जैसे हम पौधों का अगर एग्जाम्पल लें तो जो आम का पौधा होगा वो किसके जैसा दिखेगा, इमली के जैसे तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा ना, तो वो कैसा होगा, आम के जैसा ही होगा। ऐसे जामुन का जो पौधा होगा वो कैसे दिखेगा, केले के जैसे नहीं ना, वो भी जामुन के जैसे होगा। ऐसे केले का जो पौधा होगा, नई संतान होगी, वो भी केले के जैसी दिखेगी। तो यही बात यहाँ कही गई है कि जीवों के वह सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, वंशागत, इसको इंग्लिश में हेरिडिटेरी, या आनुवांशिक लक्षण जिसको इंग्लिश में जेनेटिक कैरेक्टर्स कहते हैं। तो कहने का मतलब आप समझ गए कि जीवों के वह सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, वंशागत या आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। और जो ये प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं वंशागति। क्या कहते हैं, वंशागति या आनुवांशिकता, इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो कहने का मतलब जीवों के वह सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। आप परिभाषा एक बार मेरे साथ जरूर रिपीट कर लिया करो, जिससे चीजें आपको क्या हो जाएंगी, दिमाग में सही से फिट हो जाएंगी। वंशागत या आनुवांशिक लक्षण कहते हैं तथा स्थानांतरित होने की यह प्रक्रिया आनुवांशिकता अर्थात इनहेरिटेंस कहलाती है। ओके गुड। अब बात करते हैं कि आखिर विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें इन आनुवांशिक लक्षणों की, विभिन्नताओं की, समानताओं की, सबको एक अलग शाखा के रूप में अध्ययन किया जाता है। उसको क्या कहेंगे, अनुवांशिकी। तो जो हमारी अगली हेडिंग होगी, हालांकि एग्जाम में आपसे ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनुवांशिक लक्षण क्या है या अनुवांशिकी क्या है, लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब आपका बेसिक कंप्लीट होगा तो आप स्टैंडर्ड लेवल पर अच्छे से समझ पाएंगे। तो बात करते हैं अनुवांशिकी की। अब अनुवांशिकी समझने से पहले आप अनुवांशिक लक्षण समझ चुके हैं कि वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं क्या कहलाते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग, मानव का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप अपने पिताजी से तुलना करिएगा आज और लिखिएगा डायरी में कि आपके कौन कौन से लक्षण आपके पिताजी से मिलते हैं। इसमें क्या क्या मिल सकता है, जैसे नाक की आकृति, आंख की बनावट, बालों का घुंघराला होना, कान की बनावट, आवाज भी आपकी पिताजी से मिल सकती है। कहने का मतलब कुछ स्वभाव होता है, जैसे गुस्सा हो गया या मृदुभाषी स्वभाव। पिताजी का पता चले मृदुभाषी स्वभाव, बहुत अच्छा बोलते हैं तो बच्चा भी बहुत अच्छा बोलता है। तो कुछ स्वभाव होते हैं, आकृति होती है, बनावट होती है। ये सभी लक्षण क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। जैसे दो भाइयों की आवाज़ सेम मिल सकती है, आपको चेहरे कुछ एक जैसे दिख सकते हैं। तो कहने का मतलब अनुवांशिक लक्षण आप समझ चुके, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अनुवांशिकी की बात करते हैं तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों में जो अनुवांशिकता होती है, अंतर्गत अनुवांशिकता कामा अनुवांशिक लक्षणों एवं जीवों की समानताओं तथा
विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी कहलाती है। परिभाषा एक बार फिर से बता देते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों में होने वाली आनुवंशिकता, आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिक लक्षणों की वंशागत होने की प्रक्रिया ही क्या है? आनुवंशिकता है। कहने का मतलब आप ये समझिएगा। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता, आनुवंशिक लक्षणों एवं जीवों की समानताओं एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? आनुवंशिकी कहलाती है, अर्थात जेनेटिक्स कहलाती है। और जेनेटिक्स का काफ़ी योगदान है, जो बायो या जैव क्षेत्र में काफ़ी योगदान है आनुवंशिकी का, क्योंकि जब आनुवंशिकी बनी तो आज आनुवंशिकी इतने स्टैंडर्ड लेवल पे पहुंच चुकी है कि उसके कारण ही हम लोग नए नए संकरण करा के हाइब्रिड बीज बना पा रहे हैं, हाइब्रिड पौधे बना पा रहे हैं, हाइब्रिड जीवों का निर्माण कर रहे हैं। तो जेनेटिक्स का काफ़ी अहम रोल है जीव विज्ञान में। आनुवंशिकी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये दोनों स्टार लगा के हमने पॉइंट लिखे हैं और ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डब्ल्यू बेटसन ने किया था। हिंदी में लिखेंगे अगर तो डब्ल्यू बेटसन। क्लियर? किसने किया था? डब्ल्यू बेटसन ने किया था। और आप सभी जानते हैं, चूंकि छोटी क्लासों से भी पढ़ाया जाता है मेंडल के बारे में, ग्रेगर जान मेंडल के बारे में। तो सबसे पहले जो आनुवंशिकी से संबंधित सिद्धांत किसने दिया था? ग्रेगर जान मेंडल ने दिया था। तो इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। तो आनुवंशिकी के आधारीय सिद्धांतों की खोज, आधारीय का मतलब बेसिक, स्टार्टिंग लेवल पर खोज किसने किया था? जी.जे. ग्रेगर जान मेंडल ने की, इसलिए इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम जान पाए कि आनुवंशिक लक्षण क्या है और आनुवंशिकता क्या है। आनुवंशिक लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जानने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं, तथा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें इन सब का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? आनुवंशिकी कहलाती है। अब ध्यान से आप समझिएगा, हमने कहा था कि जो कुत्ते का बच्चा होगा वो पिल्ला होगा, गाय के बच्चे बछड़े होंगे। कहने का मतलब, तो आप ध्यान से देखिए, अगर बकरी के बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, एक बकरी के 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे कैसे हैं? बकरी हैं। चारों बच्चे बकरी हैं, कुत्ते जैसे तो नहीं दिखेंगे, चारों बच्चे बकरी हैं, लेकिन वो चारों बच्चे कैसे हैं? अलग अलग। ये बच्चा भी अलग दिखेगा, ये अलग दिखेगा, ये अलग दिखेगा, ये अलग दिखेगा, अर्थात उन सब में विभिन्नताएं पाई जाएंगी। समझने की बात है। ऐसे आप स्वयं सोच के देखिए कि 2 भाई आप हैं, तो दोनों भाई सेम और हूबहू एक जैसे नहीं होंगे, अर्थात दोनों में कुछ न कुछ असमानताएं पाई जाएंगी, और इन्हीं असमानताओं को हम कहते हैं विभिन्नताएं। तो जब हम आनुवंशिकी पढ़ रहे होते हैं तो विभिन्नताओं को समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो हम जो अगली हेडिंग डालेंगे वो होगी हमारी विभिन्नताएं। क्या होगी हेडिंग? विभिन्नताएं। इतना पोर्शन तो आपको समझ आ गया, बेसिक। ये इंट्रोडक्शन था, समझ आ चुका है। इंट्रोडक्शन आप अच्छे समझेंगे, क्योंकि अभी जो इसके बाद वाली वीडियो होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें जो जेनेटिक्स की शब्दावली है वो पढ़ाने वाले हैं। तो उसमें जो बहुत अच्छे मेन शब्दावली आप पढ़ेंगे और काफ़ी कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन आपका अच्छे से तैयार होगा तो आगे के पार्ट आप आसानी से समझते चले जाएंगे। ओके, तो बात करते हैं विभिन्नताएं। हमने कहा कि असमानताएं होंगी, क्योंकि आपको पता है, हम लेते हैं, चलो तोता का एग्जांपल लेते हैं। 5 तोते आपको एक जैसे दिखेंगे, क्लियर। लेकिन अगर आपने एक तोता पाल रखा है और वो उड़ करके उन 5 के बीच में बैठ जाए तो आप पहचान जाओगे? नहीं पहचान जाओगे? बिल्कुल पहचान जाओगे। यानी जो छठा तोता होगा वो किधर भी बैठा होगा आप कहेंगे ये मेरा वाला तोता है। क्यों? क्योंकि उन सब में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, अर्थात असमानताएं पाई जाती हैं। तो वंश परंपरागत लक्षणों को वंशागत में प्राप्त करने के पश्चात भी, अर्थात जो वंश परंपरागत है, हम लोग लक्षणों को वंशावली से ले करके आ रहे हैं। सिर्फ मम्मी पापा के नहीं, दादा दादी, नाना नानी, सबके लक्षण आते हैं। हम लोग आगे चूंकि पढ़ने वाले हैं ना, और बहुत डिटेल में जेनेटिक्स पढ़ेंगे, अच्छे से आपको समझ आएगी। बस आप हर वीडियो पूरी कंप्लीट देखते रहेंगे तो जेनेटिक्स आप कभी नहीं भूलेंगे, इतना बढ़िया आप पढ़ जाएंगे। क्लियर होगी बात? तो वंश परंपरागत लक्षणों की वंशागति में प्राप्त होने के पश्चात भी चूंकि पा रहे हैं, फिर भी क्या होता है, एक जनक की, अर्थात एक पैदा करने वाले की सभी संतानें परस्पर, मतलब एक दूसरे से
वह अपने जनक से, कहने का मतलब यहां ध्यान से देखिए, ये जनक है और इसने 2 संतानें उत्पन्न किया। ये है ए और इसने 2 संतानें उत्पन्न किया, बी और सी। तो ये बी ए से एकदम हूबहू नहीं मिलता है, ऐसे ही ये सी हूबहू ए जैसा नहीं है, और साथ साथ में ए बी और सी भी हूबहू एक जैसे नहीं है। तो यही बात यहाँ पर कही गई कि संतानें परस्पर व अपने जनक के हूबहू समान नहीं होती हैं, अर्थात इनमें विभिन्नताएं या समानताएं पाई जाती हैं। तो इनमें पाई जाने वाली असमानताओं को ही क्या कहेंगे, विभिन्नताएं कहेंगे, वेरिएशन कहेंगे, क्योंकि बहुत मायने में अपने आप जो है वो अपने भाई बहनों से अलग है। आपकी सोच अलग हो सकती है, काम करने का नजरिया अलग हो सकता है, इंटरेस्ट अलग हो सकता है, साइज अलग हो सकती है ना, बॉडी आपकी अलग हो सकती है, हेयर स्टाइल अलग हो सकती है, बोलने का अंदाज आपका अलग हो सकता है, दोस्त यार भी अलग हो सकते हैं, आपने देखा होगा, कहने का मतलब। तो इन्हें हम कहते हैं विभिन्नताएं। अब बात करते हैं विभिन्नताओं के प्रकार। विभिन्नताएं 2 प्रकार की होती हैं। सबसे एक ऐसी विभिन्नताएं जो जन्म के बाद ली जाती है। पता चले 2 बच्चे सेम थे, एक बच्चा बाद में उसकी टांग कट गई, अब उसके अंदर विभिन्नताएं आ गई नहीं आ गई, मतलब एक बच्चे के दोनों टांग है, एक की टांग नहीं है, तो पहचानने में आ गया। कहने का मतलब विभिन्नताएं एक जन्म के बाद आती हैं और एक जन्म के पहले से ही साथ में रहती हैं, जन्म जात होती है। तो ये 2 विभिन्नताएं होती, दोनों को पढ़ लेते हैं। तो विभिन्नताओं के प्रकार, विभिन्नताएं 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली है कायिक विभिन्नताएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सोमैटिक वेरिएशंस। इस प्रकार की विभिन्नताओं का प्रभाव शारीरिक कोशिकाओं पर पड़ता है। शरीर की जो कोशिकाएं हैं, कायिक कोशिकाएं हैं, वेजिटेटिव कोशिकाएं हैं, वे जो ये बॉडी है ये वेजिटेटिव कोशिकाओं से बनी होती है, जबकि जो जर्म सेल्स हैं उनमें जो प्रभाव पड़ेगा वो जेनेटिक होता है। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अनुवांशिक लक्षण कहाँ से कैसे ट्रांसफर होते हैं, डिटेल में बताऊंगा उसको। कहने का मतलब शरीर की कोशिकाओं पर पड़ता है, ये वंशागत नहीं होते हैं। अर्थात जो टांग कटा वाला लड़का है, जब उसकी शादी होगी तो उसके बच्चों के टांग कटे हुए नहीं होंगे। अगर ये भी वंशागत होता तो आप सोच के देखिए पूरी कितनी पीढ़ी का लॉस होता वो टांग, कहने का मतलब। तो इसीलिए कुछ करिश्मा है कि ये सब चीज़ें वंशागत नहीं होती हैं। तो वंशागत नहीं होते हैं, ये जन्म के पश्चात दिखाई देते हैं, बाद में दिखाई देते हैं। और इनका कारण क्या हो सकता है, वातावरणीय कारण हो सकता है कि कुछ भी वातावरण में प्रभाव होने से हो सकता है, किसी अंग का अधिक उपयोग करना या किसी का कम उपयोग करने से हो सकता है। जिसका अधिक उपयोग किया वो क्या होगा, मजबूत होगा, जिसका कम किया है वो कमजोर हो जाएगा, लेकिन ये जो ट्रांसफर नहीं होंगे, कहने का मतलब। और सतर्क प्रयास का मतलब जैसे सामान्य बुद्धि होती है जिसकी वो कुछ ना कुछ एक्टिव प्रयास करता रहता है, प्रयत्न करता रहता है, और इससे नए गुण अपने में वो विकसित कर लेता है। मान लेते हैं आप प्रयास करते करते आपने साइकिल चलाना सीख गया, लेकिन ये विरासत में आपके बच्चे को नहीं मिलेगी। आपका बच्चा जब तक साइकिल चलाना नहीं सीखेगा उसको नहीं आएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दूसरा जननिक विभिन्नता, इनको जर्मिनल वेरिएशंस बोलते हैं, और ये कहाँ पे होंगी, जनन कोशिकाओं में होंगी। गुड, तो ये अधिकांशतया जनन कोशिकाओं में होती हैं और ये वंशागति होती हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती हैं। और ये कैसे अर्जित की जा सकती हैं, सबसे पहले या तो ये पूर्वज में पहले से होंगी और या तो उत्परिवर्तन म्यूटेशन होने के कारण हो जाए। कोई ऐसा म्यूटेशन हो जाए जो जीन को डिस्टर्ब कर दे, जीन की संरचना में बदलाव ला दे, तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। और ये हम लोग कब बात करते हैं, जैव विकास जब पढ़ते हैं। चूंकि जैव विकास टॉपिक में है नहीं तो उस पर डिटेल में नहीं करेंगे, वरना जो ह्यूगो डीब्रिज ने सिद्धांत दिया था वो इन्हीं के बारे में था, उत्परिवर्तनवाद ही था। कहने का मतलब आप इतना समझिए। अब बात करते हैं, तो ये हो गया कि ये क्या होती है, जनन कोशिकाओं में होती है और वंशागति होती है। बात करते हैं विभिन्नताओं का महत्व क्या है, जो ये वेरिएशंस हैं इनका महत्व क्या है। तो इनका महत्व बहुत जरूरी है। अगर वेरिएशंस नहीं होते, कहने का मतलब आप सोच के देखिए कि एक गांव में 100 लोग रहते हैं, 100 के 100 एक जैसे, अब कितनी बड़ी कंफ्यूजन होती है। तब टैग लाइन और बिल्ला टांगा जाता है कि ये फलाने नंबर का जा रहा है आदमी, कहने का मतलब ना। तो इसीलिए विभिन्नताएं पहले से सेट है, जिससे आप जीवों को अलग अलग पहचान सके। अगर 50 भेड़ चल रही हैं तो 50 भेड़ आपको एक नज़र से दिखेंगी, लेकिन अगर 25 किसी दूसरे किसान की हैं
25 किसी दूसरे किसान की है तो वो 25-25 अपनी अलग कर लेंगे। अगर 5-5 भी 5 लोगों की है तो वो अपनी 5-5 को पहचान जाएंगे, क्योंकि उनमें भी विभिन्नताएं होती हैं। कहने का मतलब ये था। तो विभिन्नताओं के महत्व, सबसे पहला महत्व होता है पूर्व अनुकूलन में सहायक होती हैं। विभिन्नताएं अपने आप डेवलप होने लगती हैं, जिससे जो आगे समय आने वाला होता है उसके अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे आप खुद को सोच के देखिए, अगर आप अपने बाबा जैसे हों तो आज के समाज में आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज का समाज बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गया है और बहुत तेज भाग रहा है। अगर आप स्लो चलोगे तो बहुत पीछे चले जाओगे। जो आदतें आप आज अप्लाई कर रहे हो वो आदतें उनको बहुत बुरी लगेगी, और उनकी जो आदतें हैं वो आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अब फास्ट फॉरवर्ड हो चुका है, कहने का मतलब। तो पूर्व अनुकूलन में सहायक होती है। अब आज की बहुत छोटा बच्चा हो, वो भी अपने आप मोबाइल लगता है जैसे वो सीख के आया है, पहले से सीखा हुआ लगता है, और उसको देखता है और चलाना जानने लगता है, आराम से उस पर उंगली चलाने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर धीरे धीरे विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही होती हैं। तो ये पूर्व अनुकूलन में सहायक होती हैं। साथ साथ में विभिन्नताएं क्या करती हैं? अस्तित्व के संघर्ष में सहायक होती हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव का जीवन जो होता है वो एक संघर्ष होता है। अब विभिन्नताएं आपके अंदर ना आए, आप जैसे कक्षा 8 में थे, अगर आज भी वैसे हैं, आप में विभिन्नताएं वेरिएशंस नहीं देखने को मिल रही हैं, तो फिर विकास कैसे होगा? तो विभिन्नताएं जो हैं वो विकास और जीव के अस्तित्व संघर्ष के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। इतनी बात समझ। अगला है विकास में सहायक, क्योंकि हमने क्या कहा? हमने तो यही बात कही आपसे कि जब वेरिएशंस होंगे तो लक्षण कुछ अलग अलग होंगे, नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अब जब लक्षण अलग होंगे और दो जीव, एक ही जीव के दो जीव थे, कहने का मतलब प्रजनन के बाद दो साथी बने। अब दोनों के लक्षण धीरे धीरे अलग चेन चल रही है। यहाँ से समझिए, ये अलग चेन चल रही है, यहाँ से यही अलग चेन चल रही है, और ये चलते चलते किसी और चले गए विभिन्नता के कारण, और ये चलते चलते कहीं और चल गए, और बाद में ये जाति बी बन जाएगी और ये जाति सी बन जाएगी। दोनों ए जाति के नहीं रह जाएंगे, लक्षण बदल जाएगी। इसीलिए पहले जैव विकास साथ में मर्ज था, जिससे अनुवांशिकता और जैव विकास को बहुत अच्छे से समझ पाए। आगे चल के सिलेबस में फिर से इसको ऐड कर दिया जाएगा। इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट था नए लक्षणों में के लिए सहायक होता है। वेरिएशंस आते रहेंगे, नए लक्षण बनते रहेंगे। जितनी ज्यादा विभिन्नताएं उतनी ज्यादा नए लक्षण बनते रहेंगे, और उन्नत जाति के निर्माण में सहायक। जाति जो आगे बनेगी वो उन्नत होगी, अर्थात उससे पहले की अपेक्षा परफेक्ट होगी। जैसे आज हम लोग आदि मानव की अपेक्षा काफी परफेक्ट मानव है। कहने का मतलब आपको इतनी समझ में आ गई? ओके, तो हमने आज बात कर लिया सबसे पहले इंट्रोडक्शन, और फिर हमने बात किया कि सिर्फ हमको इसमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। कितने नंबर के हैं? 18 नंबर के हैं। हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट कर चुके हैं, और स्टार्टिंग का उसका इंट्रोडक्शन आज कंप्लीट करा दिया है। अगली वीडियो में हम जेनेटिक्स की शब्दावली को बताएंगे, जिसमें आप डिटेल में जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीन्स, एलिल्स, इन सब को समझाएंगे। जो आपके मन में कंफ्यूजन है, एलिल क्या है, जीन क्या है, इन सब को दूर किया जाएगा। और ऐसे ही आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू।